अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है बच्चों? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 इंटरमीडिएट पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस और मैं मोहम्मद सफ़ियान वाइटल कॉलेज वज़ीराबाद के प्लेटफॉर्म से आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ। हम अपने चैप्टर भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ ये वो चीज़ है कि जो हमें आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम भी आती है कि हम किसी ना किसी लैंग्वेज को सीख के तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ बना सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 के एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, या डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज कि सी लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है जी? वो फॉर्मेट, वो इंटरफेस जिसको इस्तेमाल करके आप अपने प्रोग्राम को राइट करते हो, वो फॉर्मेट, वो इंटरफेरेंस जिस पे आप जिसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोग्राम लिखते हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रक्चर का। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ सी प्रोग्राम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं, यानी कि जो मेरा स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट उसका क्या है कि जी उसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं हम फर्दर आगे इसी में पढ़ेंगे। सेकंड मेरे पास क्या है जी? मेन फंक्शन क्या होता है। और थर्ड मेरे पास क्या है? प्रोग्राम बॉडी है। इन तीनों का आपस में चोली दामन का साथ है। अगर तीनों में से एक भी आपकी मिस हो गई है तो आपके जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, आपका जो प्रोग्राम है वो आपका रन नहीं हो सकेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो तीनों का होना ज़रूरी है। तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करती हैं, इंटरलेट करती हैं, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आपका मेन फंक्शन ही नहीं है तो मेन काम ही नहीं है। तो जब मेन ही नहीं होगा तो हम किस तरह अपनी किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो इसलिए ये 3 पार्ट्स हैं मेरे स्ट्रक्चर के, इंक्लूड प्री प्रोसेसर, उसके बाद मेन बॉडी, और मेन बॉडी के बाद आता है प्रोग्राम बॉडी। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है #include studio.h, #include canio.h, #include math.h, ये सारी की सारी मेरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी हैं और ये मेरे पास हेडर फाइल्स भी हैं। इनको हम हेडर फाइल का नाम भी देते हैं और इनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम भी देते हैं। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता क्या है, या इससे पहले हम ये कह रहे थे जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद हमने अपना मेन फंक्शन लिखना है। वॉइड मेन है या इंट मेन है या मेन है। अब ये मेरे पास क्या है? ये मेरा मेन फंक्शन है। यहाँ से मुझे पता चलता है कि जी इसके आगे हमने अपना कोड लिखना है, हमने अपना जो कोड है, अपना जो प्रोग्राम है उसको राइट करना है। तो वो हमारे मेन फंक्शन के बाद आती है करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के दरमियान में जो ओपन ब्रेस है, ये क्लोज ब्रेस है, और इनको हम एक नाम देते हैं डेलीमीटर का। जो ओपन ब्रेस होती है, जो क्लोज ब्रेस होती है, इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं? डेलीमीटर्स का। अब इनके अंदर जाके मेरे जो प्रोग्राम बॉडी है वो स्टार्ट होती है, यानी कि जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन भी करते हैं, डाटा टाइप का भी इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू भी इनिशियलाइज करते हैं, रन भी करते हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सब कुछ हम अपने इस करली ब्रेसेस के दरमियान में जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी प्रोग्राम राइट करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो मेरी क्या कहलाती है? प्रोग्राम बॉडी कहलाती है। तो ये मेरे पास 3 पार्ट्स हैं। आगे एक क्वेश्चन आ सकता है जी व्हाट आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जो ऊपर हमने बात की है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता क्या है। अब मुझे समझ नहीं आती प्री प्रोसेसर किसको कहते हैं। तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले से तयशुदा, जो पहले से चीज़ें मौजूद हैं। जब भी कोई भी एडिटर बनाया गया है तो डेवलपर ने कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्बेंड कर दी हैं उस एडिटर के अंदर, तो वो मेरे पास प्री होती हैं, यानी कि बिल्ट इन होती हैं, और उनके अंदर हम कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते। जो एक सिंटैक्स, जो एक एल्गोरिदम बताया गया है, अगर उस एल्गोरिदम को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कभी भी रन नहीं होगा। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं?
इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले, रन होने से पहले कंपाइल होता है। अब कंपाइल किस तरह होगा, उसमें हमने बात की थी मेरी कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं और वो मेरी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ रिलेट करती हैं। अब वो जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो कहाँ पे पड़ी होती हैं, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में पड़ी होती हैं। हमने बात की है include studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और उसका काम क्या होता है, जो भी हम printf और scanf का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसको हम नाम देते हैं कंपाइलर डायरेक्टिव का भी एग्जाम्पल है जी। और स्टार्ट ये होती है हैश सिंबल से, यानी कि हैश, और उसके बाद जाके हम अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम लिखते हैं जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक टाइप है जी इंक्लूड प्री प्रोसेसर और एक है डिफाइन। सिर्फ दो नहीं है, दो के अलावा और भी हैं, लेकिन सी के अंदर हम मोस्टली दो का इस्तेमाल करेंगे। एक अनडिफाइंड भी होती है, हैश इफ़ भी होती है, हैश इफ़ डेफ यानी कि डेफिनेशन भी होती है। तो ये सारी की सारी जिसके साथ हैश सिंबल इस्तेमाल किया गया वो मेरे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या है? इंक्लूड प्री प्रोसेसर किसको कहते हैं जी? अनेबल टू एक्सेस द लाइब्रेरी फाइल, जो क्या काम करते हैं कि लाइब्रेरी फाइल को कनेक्ट करती हैं मेरे उस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। अब वो यूज़ टू इंक्लूड द हेडर फाइल, जो कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? हेडर फाइल के अंदर। अब जो हेडर फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन हमेशा .h होती है, और जो भी मैं हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल का नाम लिखता हूँ, वो जो मेरे पास वही चीज़ पूरी की पूरी हेडर फाइल भी होती है और वही चीज़ मेरे पास प्री प्रोसेसर होती है, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। तो इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या है? अनेबल टू प्रोग्राम टू एक्सेस अ लाइब्रेरी फाइल, यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। वेयर टू राइट, कहाँ पे लिखते हैं? हमेशा प्री प्रोसेसर हम अपने जो प्रोग्राम है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसके टॉप पे लिखते हैं। पहले प्री प्रोसेसर आएगा, फिर मेन आएगा, फिर मेन के बाद प्रोग्राम बॉडी आएगी। सिंटैक्स क्या है? हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप studio.h इस्तेमाल कर रहे हो, आप conio.h इस्तेमाल कर रहे हो, आप math.h इस्तेमाल कर रहे हो। studio.h का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो भी हमने scanf printf इस्तेमाल करना है। conio का मतलब जो भी हमने gets का इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें हमने पढ़नी भी हैं। मैथ, जो भी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। उसके बाद ये studio.h यहाँ पे लिखा जी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और math.h क्या लिखा है? मैथमेटिकल फंक्शन। सेकंड मेरे पास इसकी टाइप क्या आती है? डिफाइन प्री प्रोसेसर। डिफाइन प्री प्रोसेसर क्या है कि जहाँ पे मैंने अपनी कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल करनी है जो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैथ है, मैथ के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई को हम मैथ के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7 और 3.14। अब ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। अब इस वैल्यू को हमने इस्तेमाल करना है जब भी हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन का या कोई अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपना कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें हमने पाई की वैल्यू इस्तेमाल करनी है। तो पाई की वैल्यू इस्तेमाल करने से पहले मेरे पास लाइब्रेरी फ़ाइल होनी चाहिए, और वो जो लाइब्रेरी फ़ाइल होगी, वो जो मेरे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगी, वो होगी डिफाइन प्री प्रोसेसर। और इसको लास्ट पे सेमीकोलन नहीं यूज़ होता, दूसरे में भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। लेकिन इसका सिंटैक्स इंक्लूड की निस्बत थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे हमने क्या जी एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होंगी। यहाँ पे सिंपल क्या लिखा गया जाएगा? हैश डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू। जो भी आपने कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है आपने वो यहाँ पे लिख देनी है, वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन, ये डिफाइन मेरे पास क्या है? एक डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसमें कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? पाई कितना होता है? 3.141593। ये मेरे पास होता है डिफाइन प्री प्रोसेसर, और इसका हम इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंक्लूड प्री प्रोसेसर का। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सी स्टेटमेंट का एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर उसके बाद मेन फंक्शन है, और करली ब्रेसिस के अंदर हमारे पास क्या आती है? प्रोग्राम बॉडी आती है। फॉर एग्जांपल printf
हेलो और आगे लास्ट पे हम एक सेमीकोलन लिखते हैं। जहाँ पे भी स्टेटमेंट आए, स्टेटमेंट के लास्ट पे हमारा सेमीकोलन इस्तेमाल होता है, जिसको हम नाम देते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर का, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कंप्यूटर को, कंपाइलर को ये पता चलता है कि यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट मुकम्मल हो चुकी है। आज का हमारा लेक्चर था जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के ऊपर और व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।